1918 सियाम, जिसे आज हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं। उस समय सीरियल किलर जैसा कोई शब्द भी मौजूद नहीं था। लोगों के लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि कोई एक इंसान बार बार लोगों की जान ले सकता है और लंबे समय तक पकड़ा भी नहीं जाए। लेकिन जब एक के बाद एक हत्याएं होने लगीं और आसपास के इलाकों में डर फैलने लगा, तब अधिकारियों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक चल रहा है। उस दिन दोपहर के समय कुछ गांव वाले रोज की तरह चाओ फ्राया नदी के किनारे मछली पकड़ने आए थे। वो लोग किनारे पर बैठकर बहते पानी को देख रहे थे। तभी उनकी नजर नदी में बहती हुई एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वो चीज नदी के किनारे बने एक मंदिर के पास धीरे धीरे पानी के साथ बह रही थी। दूर से देखने पर वो लोहे का भारी सा डिब्बा लग रहा था। लोगों ने उसे किनारे तक खींच लिया। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो पता चला कि वो एक पुराना लोहे का बक्सा था। ऐसे बक्से अक्सर लोग अपने सामान या कीमती चीज रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब बक्से का ढक्कन खोला गया, अंदर एक औरत की लाश मिली जिसे 8 टुकड़ों में काटा गया था। उसके हाथ और पैर रस्सी से कसकर बांधे हुए थे और उसका अंदरूनी हिस्सा बाहर निकल आया था। ये सब देखकर वहां खड़े लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके सामने क्या पड़ा है। मछली पकड़ने का काम वहीं खत्म हो गया। कुछ गांव वाले फौरन पास के पुलिस स्टेशन की तरफ भागे और वहां जाकर पूरी बात बताई। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची और नदी के किनारे उस बक्से और उसके अंदर रखी लाश की जांच शुरू की। मरने वाली औरत की पहचान नहीं हो पाई थी। उसके शरीर के टुकड़ों को एक मच्छरदानी में लपेटकर उस लोहे के बक्से के अंदर रखा गया था। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी देखा कि बक्से के अंदर भारी चीजें भी भरी गई थीं। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें ईंटें बताया गया, जबकि कुछ में लकड़ी के टुकड़े लिखे गए। इन चीजों को रखने का मकसद साफ था, ताकि बक्सा पानी में डूब जाए और नदी के नीचे ही छिपा रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बक्सा किसी तरह ऊपर आ गया और बहते बहते उस जगह तक पहुंच गया जहां गांव वालों की नजर उस पर पड़ गई। उस समय पुलिस के पास आगे बढ़ने के लिए ज्यादा जानकारी नहीं थी। औरत कौन थी, उसकी पहचान क्या थी और ये सब किसने किया, इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी अचानक एक गवाह सामने आया। एक रिक्शा वाला ये खबर सुनने के बाद पुलिस के पास पहुंचा। उसने जो जानकारी दी, उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। उसकी बातों से उस लोहे के बक्से का संबंध एक आदमी से जुड़ गया, जिसका नाम था बूनपेंग, जिसे थाईलैंड का पहला और सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। और देश के इतिहास में वो आखिरी ऐसा अपराधी बन गया जिसे सबके सामने सिर काटकर मौत की सजा दी गई। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। रिक्शा वाले के बयान के बाद पुलिस को पहला सुराग मिल गया था। अब पुलिस का ध्यान उस नाम पर टिक गया और उन्होंने उस आदमी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। बूनपेंग का जन्म 1890 में हुआ था। उसका जन्म एक दूर के गांव था उथेन में हुआ था। ये एक छोटा सा गांव था जो एक नहर के पास बसा हुआ था। उस समय उस इलाके को मोनटोन लाओ क्वान कहा जाता था, जिसे आज नाखोन फानोम प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, जो थाईलैंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ता है। उसके पिता चाइनीज थे, जबकि उसकी मां लाओ समुदाय से थी। यानी बूनपेंग का खून आधा चाइनीज और आधा थाई था। लेकिन उसका बचपन आसान नहीं रहा। कुछ पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि जब वो सिर्फ 5 साल का था, तभी उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई। इतनी कम उम्र में ही वो बिल्कुल अकेला रह गया। इसके बाद उसकी देखभाल एक बुजुर्ग जोड़े ने की। उनका नाम था सूक और पियान। ये दोनों बैंकॉक के बनखून प्रोम इलाके में रहते थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बूनपेंग को अपने पोते की तरह पालने का फैसला किया। वो दोनों अमीर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे खाना, रहने की जगह और देखभाल देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सूक और पियान ही उसके लिए परिवार बन गए थे। बूनपेंग ने अपना बचपन उसी छोटे से घर में उनके साथ बिताया। समय के साथ जब वो बड़ा होने लगा तो आसपास के लोग उसे नोटिस करने लगे। बूनपेंग बड़ा होकर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाला जवान लड़का बन गया था। सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, बल्कि उसका अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच लेता था। लोग कहते थे कि बस उसे देखकर ही कई औरतें उस पर फिदा हो जाती थी। लेकिन अच्छी शक्ल हमेशा सच्चाई नहीं बताती। बूनपेंग असल में बहुत आलसी इंसान था। वो काम करने से साफ मना कर देता। यहाँ तक कि जब उसके दादा दादी को खेतों में थोड़ी मदद की जरूरत होती थी, तब भी
शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके दादा दादी ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया था। वो जो भी कर सकते थे उसे देने की कोशिश करते थे, लेकिन इसी वजह से बूनपेंग में कभी खुद से मेहनत करने की आदत ही नहीं बनी। जहां गांव के बाकी लोग मेहनत करके अपना काम करते थे, वहीं बूनपेंग का इंटरेस्ट काला जादू सीखने में बढ़ने लगा। उसे खासकर लव स्पेल, ताबीज और एक चीज जिसे ट्विन पोशन कहा जाता था, इनमें दिलचस्पी होने लगी। ये एक जादुई दवा है जिसे इस्तेमाल करने से कोई भी इंसान किसी के प्यार में पागल तक हो जाता है। जाहिर है वो पूरी तरह अंधविश्वास का इस्तेमाल करके लोगों का फायदा उठाना चाहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो रुआम नाम की जगह पर एक मंदिर के पास रहता था। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो उसे काले जादू के बारे में सब कुछ सिखा सकता है, और बस उसी पल से बूनपेंग पूरी तरह उसमें डूब गया। अब वो हर दिन चुपके से घर से निकलने लगा ताकि उस आदमी से और ज्यादा सीख सके। कुछ समय बाद उसके दादा दादी ने उसके व्यवहार में बदलाव देखना शुरू कर दिया। वो अक्सर अकेले में खुद से बातें करता रहता था और ऐसे अजीब शब्द बुदबुदाता था जिन्हें वो समझ ही नहीं पाते थे। आखिरकार उन्हें पता चल गया कि बूनपेंग कर क्या रहा है। ये जानकर वो बहुत डर गए। उन्हें लगा कि अगर वो काले जादू में इतना डूब गया तो इससे उनके घर में बुरा असर आ सकता है, या फिर वो इसका इस्तेमाल किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर सकता है। डर के कारण आखिर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब बूनपेंग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो बैंकॉक के डाउनटाउन इलाके बैंगलामफू पहुंच गया। लेकिन यहां आकर उसने सिर्फ काले जादू के बारे में सीखना ही जारी नहीं रखा, बल्कि उसने इसे बिजनेस बना लिया। वो लोगों को तरह तरह की चीजें बेचने लगा, ताबीज, जादुई दवा और काले जादू से जुड़ी दूसरी चीजें। कुछ ही समय बाद करीब 20 साल की उम्र में बूनपेंग बैंकॉक के एक पुराने मंदिर वाट थेराट खूनचान में मंक बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे। उसकी धीमी आवाज, साफ कपड़े और उसकी अच्छी शक्ल की वजह से लोगों की भीड़ उसके पास आने लगी। लेकिन ये इमेज ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। इस बार उसने अपने मंक होने की पहचान के साथ काले जादू को भी जोड़ना शुरू कर दिया। बूनपेंग सिर्फ श्रद्धालुओं को ही अपनी ओर नहीं खींच रहा था, वो आम लोगों को भी बड़े बड़े वादे करके अपने पास बुलाता था। वो कहता था कि वो उनकी जिंदगी बदल सकता है, उनकी परेशानियां दूर कर सकता है और टूटे दिल को जोड़ सकता है। ये सब वो थोड़े से काले जादू की मदद से करने का दावा करता था। धीरे धीरे लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे, उससे मिलने के लिए लाइन लगने लगी, और इन लोगों में सबसे ज्यादा औरतें थीं। कई लोग उसके पास प्यार का जादू करवाने के लिए आने लगे, यानी वो लोग जो किसी को अपने प्यार में फंसाना चाहते थे। इनमें कुछ अमीर घरों की औरतें भी थीं, जिन्होंने उस मंक के बारे में सुन रखा था, जो जादुई दवा से टूटे दिल को भी जोड़ सकता था। बूनपेंग इन औरतों का मंदिर में स्वागत करता और अक्सर ये मुलाकातें रात के समय होती थीं। उसके कई मानने वाले उसे बहुत रिस्पेक्ट करते थे, यहां तक कि उसे मंदिर में रहते हुए भी पैसे कमाने की इजाजत मिली हुई थी, जो कोई और मंक नहीं कर सकता था। लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं थी, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं, कि वो अब इन पूजा पाठ की आड़ में औरतों के साथ गलत काम भी करने लगा था। और बौद्ध धर्म में खासकर एक मंक के लिए इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। आखिरकार ये बात लोगों के बीच फैलने लगी। मंदिर अब इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मंदिर के सबसे बड़े पुजारी को बूनपेंग की हरकतों के बारे में पता चल गया। औरतों के साथ उसके संबंध, लोगों को धोखा देना और काले जादू का इस्तेमाल, और बस उसी के बाद उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। एक बार फिर बूनपेंग के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, लेकिन इससे वो रुका नहीं। वो फिर से बैंकॉक के डाउनटाउन इलाके के वाट सुतात मंदिर में पहुंच गया। ये शहर के बीच में बना एक बहुत फेमस और सम्मानित मंदिर था। जैसे ही वो अंदर गया, कई लोगों ने उसे पहचान लिया, लेकिन बूनपेंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो सीधे मंदिर के बड़े पुजारी से मिलने गया और उनसे मंदिर में रहने की इजाजत मांगी। शुरुआत में उन्होंने साफ मना कर दिया। बूनपेंग का नाम पहले से ही औरतों के साथ गलत रिश्तों और काले जादू की वजह से खराब हो चुका था, और इससे मंदिर की इज्जत पर भी असर पड़ सकता था। लेकिन बूनपेंग को लोगों को मनाना आता था। उसने वादा किया कि वो अब बदल जाएगा। उसने कहा कि वो दोबारा सही रास्ते पर चलना चाहता है और एक सच्चे मंक की तरह जिंदगी जीना चाहता है। और किसी तरह पुजारी ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया।
इस तरह उसे मंदिर में रहने की इजाजत मिल गई। सुधरने के बजाय बून पेंग फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट गया, बल्कि इस बार वो और भी आगे बढ़ गया। उसने मंक के रहने वाली जगह के अंदर ही एक गैरकानूनी जुआ का अड्डा खोल दिया। उसके कई औरतों के साथ फिर से संबंध बनने लगे थे। वो लगातार जादुई दवा बनाता और बेचता रहा, और हैरानी की बात यह है कि वो पूरे 9 साल तक ये सब करता रहा और किसी ने उसे रोका नहीं। कई लोगों का मानना था कि उसके लव स्पेल के बारे में फैली हुई बातें और अमीर औरतों से उसके संबंध ही उसे बचाते रहे। उन्हीं 9 सालों के दौरान किसी समय बून पेंग ने लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। उसका पहला कंफर्म्ड शिकार उसके अपने कबूलनामे के अनुसार एक आदमी था जिसका नाम नाई लियाम था। नाई लियाम गहने बेचने का काम करता था। एक दिन वो बून पेंग के पास कुछ गहने बेचने आया, लेकिन बून पेंग का इरादा पहले से ही कुछ और था। वो गहने खरीदने वाला नहीं था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो उस आदमी को मार देगा और उसके सारे गहने लूट लेगा। अपने कुछ चेलों की मदद से उसने उस आदमी की हत्या कर दी और उसके पास जो भी था सब छीन लिया। लेकिन अब उसके सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई थी। लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए? तब उसने अपने चेलों से कहा कि वो उस लाश के टुकड़े कर दें और उन्हें एक लोहे के बड़े संदूक में भर दें। इसके बाद उस संदूक को एक रिक्शा पर लाद कर शहर के अंदर करीब 6 किलोमीटर तक ले जाया गया। उस दौर में इस तरह किसी चीज को सबसे छुपाकर इतनी दूर ले जाना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह वो चाओ प्राया नदी को पार कर गए और संदूक को नहर में फेंक दिया। लाश मई 1917 में मिली। जब स्थानीय लोगों ने आखिरकार उस संदूक को खोला तो वो हैरान रह गए। पुलिस को भी समझ नहीं आया कि इस केस को कैसे हैंडल करें। ऐसा मर्डर पहले कभी सुना नहीं गया था, और ये शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसके पीछे एक मंक का हाथ हो सकता है। इस वजह से बून पेंग पर किसी को शक नहीं हुआ और वो बच गया। इसके बाद उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उसने अपने फायदे के लिए एक के बाद एक हत्या करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि उसने कम से कम 5 लोगों की हत्या की, जिनमें ज्यादातर अमीर औरतें थीं जो उसकी मदद लेने आई थीं। उनमें से एक शिकार थी प्रिक, एक 20 साल की औरत। प्रिक बून पेंग के पास इसलिए आई थी क्योंकि उसने उसकी रेपुटेशन के बारे में सुना था और वो बहुत परेशान थी। वो शादीशुदा थी। उसका पति एक अमीर आदमी था जो उसे सब कुछ देता था, लेकिन प्यार नहीं करता था। उसके पति का एक औरत के साथ अफेयर था और वो अपनी पत्नी से ज्यादा उस औरत के साथ समय बिताता था। प्रिक अपने पति का प्यार वापस पाना चाहती थी, इसीलिए वो बून पेंग के पास मदद मांगने आई थी। लेकिन वो कुछ और ही सोच चुका था। उसे प्रिक का पैसा चाहिए था। जल्द ही वो उसे फंसाने में लग गया। उसने प्रिक को फुसलाया। उसका नाम और रेपुटेशन जानकर भी प्रिक उसके जाल में फंस गई। इस तरह प्रिक, जो अपने पति को वापस पाने के लिए बून पेंग के पास आई थी, उल्टा उसी के साथ उसका गलत रिश्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे प्रिक प्रेग्नेंट हो गई और उसे पूरा यकीन था कि बच्चा बून पेंग का है, क्योंकि उसका पति अब मुश्किल से ही उसे छूता था। इसलिए प्रिक ने बून पेंग से कहा कि उसे बच्चे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन बून पेंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो पिता नहीं बनना चाहता था। वो पहले से ही टाट नाम की एक औरत से शादी करने की प्लानिंग कर रहा था और प्रिक की प्रेगनेंसी उसके लिए सिर्फ एक रुकावट बन गई थी। इसलिए जिम्मेदारी लेने के बजाय उसने प्रिक को मारने का फैसला किया। उसने प्रिक को एक चिट्ठी भेजी कि वो उसकी नेकलेस लौटाना चाहता है और मिलने को कहा। बेचारी प्रिक ने उस पर भरोसा कर लिया और मिलने आ गई। वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे और जब प्रिक कुछ कह रही थी तो बून पेंग धीरे धीरे उठकर उसके पीछे पास आ गया। प्रिक अभी भी बात कर रही थी और तभी अचानक बून पेंग ने अपने हाथों से उसका गला दबा दिया और उसे मार डाला। मारने के बाद उसने लाश को टुकड़े टुकड़े किया और उसे एक मच्छरदानी में लपेटकर लोहे के संदूक में डाल दिया। साथ ही उसने उस संदूक में कुछ ईंट पत्थर भी रख दिए। कुछ समय बाद उसने सोचना शुरू किया कि इस संदूक को नदी में कैसे फेंकें। उसे पता था कि उसके 2 चेला जरूर उसकी मदद करेंगे। एक 19 साल का जवान लड़का था और दूसरा उससे कुछ साल बड़ा था। उनके नाम लगभग एक जैसे थे, चरण और चारोएन। दोनों ने मिलकर एक रिक्शा बुलाया और जैसे तैसे सबसे छुपाकर उस लोहे के संदूक को मर्डर वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर वॉटसाइमा तक ले गए, जो चाओ प्राया नदी के किनारे एक मंदिर था। वहां उन्होंने संदूक को नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि ये डूब जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनवरी 1918 की शुरुआत में
कुछ गांव वाले नदी किनारे मछली पकड़ने गए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लोहे का संदूक उनकी तरफ बहता आ रहा है। शुरू में तो उन्हें बहुत खुशी हुई। संदूक लग रहा था कीमती है, ऐसा बॉक्स जो आमतौर पर अमीर लोग ही इस्तेमाल करते हैं। वो सोच रहे थे कि शायद इसके अंदर कोई खजाना हो। उन्होंने मिलकर इसे पानी से बाहर खींचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे खोला, उन्हें एक औरत का कटा हुआ शरीर मिला। पुलिस ने फौरन तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मछुआरों, राहगीरों, किसी भी इंसान से पूछताछ की जिसने उस दिन नदी के आसपास कुछ देखा हो, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। कोई सुराग नहीं था और कोई गवाह भी नहीं मिला। बस एक जवान औरत की लाश थी जो संदूक में भरी हुई थी। कोई रास्ता न देखकर पुलिस ने फैसला किया कि वो उसकी पहचान सबके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने जितना हो सकता था सब डिटेल्स सार्वजनिक कर दिया। उसकी शक्ल और हालत लोकल न्यूज़पेपर में छपी। पुलिस उम्मीद कर रही थी कि कहीं कोई मिसिंग बेटी का माता पिता इसे पहचान ले। बहुत जल्दी ही एक औरत सामने आई। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंची और उस लाश के डिटेल्स को देखा, वो जोर जोर से रोने लगी। ये शरीर के टुकड़े उसकी बेटी प्रिक के थे। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसे बूनपेंग ने चिट्ठी भेजकर बुलाया था। मां ने यह भी बताया कि उसने पहले भी बूनपेंग के बारे में सुना था। उस मॉन्क के कारनामे हर कोई जानता था कि कैसे वो काला जादू करता था और औरतों के साथ गलत काम करता था। इसी जानकारी के बाद पुलिस ने अपना ध्यान बूनपेंग पर लगाया, लेकिन फिर भी पुलिस को मुश्किल हुई। उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था और हर बार जब उन्होंने बूनपेंग से पूछताछ की, उसने सब नकार दिया। फिर पुलिस ने एक और कोशिश की। इस बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रिक की सही पहचान बताई और पूछा कि क्या किसी के पास कोई जानकारी है जिससे बूनपेंग को उसकी मौत से जोड़ा जा सके। और आखिरकार किसी ने बात की। वो था चरण, बूनपेंग का एक चेला। उसने पुलिस को बताया कि उसने प्रिक की लाश वाला लोहे का संदूक नदी में फेंकने में मदद की थी, लेकिन उसने सिर्फ यही नहीं बताया। पुलिस की पूछताछ में उसने बाकी सच भी उगल दिया। उसके बयान के मुताबिक ये बूनपेंग की पहली हत्या नहीं थी और यही पुलिस को चाहिए था। 14 जनवरी 1918 को जब बूनपेंग शादी कर रहा था, ठीक उसी वक्त पुलिस वहां पहुंची और उसे उसकी ही शादी से अरेस्ट कर लिया। वहां मौजूद लोगों को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया और हर कोई हैरानी से ये सब होते देखता रहा। हालांकि बहुत लोगों को उसकी बदनाम शख्सियत का पता था, फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि उसे अपनी जिंदगी के इतने खास मौके पर पुलिस हथकड़ी लगाकर खींच कर ले जाएगी। और इससे भी ज्यादा अजीब था उस समय बूनपेंग का चेहरा। वो बिल्कुल शांत दिख रहा था, पछतावों का कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था कि किसी को मारना, यहां तक कि उस औरत को जो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। जेल में होने के दौरान पुलिस ने बूनपेंग से प्रिक की हत्या के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि क्या उसने पहले कभी हत्या की है। तब उसने कबूल किया कि उसने मिस्टर नाय की हत्या की थी। अब 2 हत्याएं पूरी तरह से पक्की हो चुकी थी, तो जांचकर्ताओं ने और गहराई से जांच शुरू की। उन्हें शक हुआ कि बूनपेंग ने और भी हत्याएं की होंगी। उससे जुड़ी 5 और गायब हुए लोगों की जानकारी मिली। ज्यादातर वो औरतें थीं जो उसके प्यार में फंसी हुई थीं। हर मामले में वही अजीब पैटर्न था। वो उन्हें मार देता और कुछ समय बाद एक लोहे का सील किया हुआ संदूक नदी में मिल जाता। बूनपेंग जिन मंदिरों में मॉन्क के रूप में रहता था, वहां के लोगों ने भी बताया कि उन्होंने 7 लोहे के संदूक देखे थे जो धीरे धीरे गायब हो गए। शायद हर संदूक उन पीड़ितों के लिए था जिन्हें उसने मारा था, लेकिन बूनपेंग ने कभी 2 हत्याओं से ज्यादा नहीं माना। अदालत में हुए मुकदमों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि आखिर में बूनपेंग को सिर्फ 2 हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उस पर नाय और प्रिक की हत्या करने का आरोप साबित हुआ और उसके 2 चेलों जिनकी मदद से उसने अपराध किया, उनके लिए कोई आधिकारिक सजा का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बूनपेंग को मौत की सजा दी गई और इसका मतलब था कि उसका सिर पूरी भीड़ के सामने काटा जाएगा। बूनपेंग को बैंकॉक की बांग क्रवांग सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां वो कुछ महीने तक अपनी मौत का इंतजार करता रहा। फिर आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ और 19 अगस्त 1919 का दिन आ गया। बूनपेंग को आखिरी खाना दिया गया, जिसमें पारंपरिक चावल और करी थी, और एक पूर्व मॉन्क होने के नाते उसे पूजा करने की इजाजत भी दी गई। जेल के गार्डों ने बताया कि वो शांत था
और धीरे धीरे बहुत धीमी आवाज में प्रार्थना कर रहा था। दूसरी ओर उसकी सजा के लिए जगह तैयार की जा रही थी। यह जगह बैंकॉक के एकामाई में एक मंदिर के मैदान में थी। 19 अगस्त की सुबह बून पेंग को बैंकॉक की सड़कों से लकड़ी की गाड़ी में बांधकर ले जाया गया, जिसे हाथी खींच रहे थे। हजारों लोग रास्ते में खड़े थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ पत्थर फेंक रहे थे। दोपहर के 2 बजे के आसपास उसे मंदिर के मैदान में लाया गया। लगभग 10,000 से 20,000 लोगों की भीड़ इस मौत की सजा को देखने के लिए जमा हुई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उसे एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया और जब सिर काटने वाला सैनिक तलवार लेकर उसके पास पहुंचा तो उसने तलवार के साथ एक ट्रेडिशनल डांस किया, जो उस समय मौत से पहले की परंपरा थी। लेकिन बून पेंग के चेहरे पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं था। इसके आगे की घटना को कई सोर्सेज में अलग तरह से बताया गया है, लेकिन वहां की लोकल कहानियों के मुताबिक उस समय कुछ अजीब हुआ। जब सैनिक ने तलवार बून पेंग की गर्दन पर चलाया तो तलवार उसके गले में लगकर रुक गई और उसका गला कटा नहीं। सैनिक रुका और देखा कि बून पेंग के होंठ हिल रहे थे। वो कुछ पढ़ रहा था, शायद कोई काला जादू। सैनिक उसके कान के पास झुककर कहता है कि उसके पास कुछ है जो उसे बचा रहा है और उसे निकालना होगा। और तब बून पेंग ने अपना मुंह खोला और एक छोटा काला बुद्ध का ताबीज बाहर फेंका। उसके बाद सैनिक ने एक बार फिर तलवार के साथ ट्रेडिशनल डांस किया और इस बार उसने एक ही वार में उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। जमीन पर खून ही खून और पास में उसका सिर पड़ा था, लेकिन फिर भी भीड़ में कुछ लोग कह रहे थे कि उसका मुंह हिल रहा था, शायद उसने आखिरी बार काला जादू का मंत्र पढ़ा था। बून पेंग की मौत के बाद उसका शव वाट फासी मंदिर के पास दफनाया गया। जो संदूक इस्तेमाल हुए थे, कहा जाता है कि उन्हें भी मंदिर की जमीन के नीचे दफन कर दिया गया। लोग मानते थे कि बून पेंग की आत्मा अभी भी उस इलाके में घूमती रहती थी, लेकिन सालों के साथ डर धीरे धीरे एक तरह की इज्जत में बदल गया। समय के साथ लोकल लोगों ने उसके नाम पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। यह मंदिर इसलिए नहीं बनाया गया था कि लोग बून पेंग के किए हुए अपराधों को भूल गए, बल्कि उसकी आत्मा को शांत करने के लिए था, ताकि उसका गुस्सा या नाराजगी किसी पर बुरा असर न डाले। लोग डरते थे कि अगर उसकी आत्मा को शांत न किया गया तो उनके ऊपर कोई अनहोनी न हो जाए। कुछ लोग तो उसे अंकल बून पेंग बुलाने लगे, और हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब इलाके की रक्षा करती है, वहीं कुछ अब भी कहते हैं कि मंदिर के पास से गुजरते वक्त उन्हें ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि अभी भी बहुत कुछ साफ नहीं है। कितने लोगों की उसने हत्या की, ये तो कभी पता ही नहीं चल पाया। बाकी के बारे में शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। जो लोग पवित्र या गुरु माने जाते हैं, वही कभी कभी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और लोग उनकी बातों पर यकीन कर बैठते हैं। इसी कारण से ब्लाइंड फेथ, काले जादू, तंत्र मंत्र जैसी चीजें फैलती हैं और लोगों को नुकसान पहुंचता है। ये मामला भले ही बहुत पुराना हो, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में उतना ही रेलेवेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि विश्वास और डर का इस्तेमाल करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। हमेशा सवाल करना चाहिए, तर्क और एविडेंस पर ध्यान देना चाहिए। अंधविश्वास सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं करता, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा बन सकता है। अगर हम अपने अंदर सोचने की आदत डालें और अंधविश्वास के जाल से बाहर निकलें, तो ऐसे अपराध और धोखे कम हो सकते हैं और समाज ज्यादा सुरक्षित बन सकता है। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।